हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो हम शुरू करते हैं आज अपनी क्लास के इस लेसन को जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। ये ऑलरेडी रनिंग लेसन है। आज हम इसका थर्ड लेक्चर हम लोग कर रहे हैं और आपको वो स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों से। आज क्या कंप्लेन करने वाली हूँ? वो ये कि हम सभी ना बस पढ़ते रहते हैं, कोई डाउट्स नहीं लेते, है ना। कोई प्रॉब्लम हम लोग ग्रुप पे शेयर नहीं करते जैसे हम लोग पहले क्या करते थे। अभी हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो दिस हर्ट्स मी। ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले कितने अच्छे से बातें किया करते थे, राइट। हम पढ़ते थे, डिस्कशन होता था, क्वेश्चंस होते थे। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। अभी आपके प्रॉब्लम्स नहीं आते ग्रुप के ऊपर। अभी कुछ डाउट्स नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कोई आंसर नहीं आते हैं, है ना। तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लग पा रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, और मेहनत कर रहे होंगे। कहीं न कहीं आपके डाउट्स निकल रहे होंगे। तो देखो, जब बच्चे इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होंगी या हो रही हैं, तो फिर हम मैम से क्यों नहीं इंटरैक्ट कर रहे हैं भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हम लोग इतने अच्छे से पढ़ते थे, इतने अच्छे से हम लोग मिलते थे, पर अभी हम लोग इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं। थोड़ा-सा लगता है यार बुरा, नहीं? करो प्लीज़, है ना? थोड़ी-सी बात करो, हाय हेलो ही कर लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। अब देखो, मैं वीडियोज़ डालती हूँ, ठीक है? अब अगर मैं 1 दिन वीडियो नहीं बनाती या 1 दिन हम लोग क्लास नहीं लेते, राइट? तो आपका फटाफट से मैसेज आ जाएगा कि मैम, आज एसएसटी क्लास नहीं हो रही है, सर आज एसएसटी क्लास नहीं हो रही है, या किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है। इमीडिएट रिएक्शन दिखता है ना, देन व्हाई नॉट इन द डाउट्स? उसमें क्यों नहीं दिखता? उसमें क्यों नहीं हम लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, अपने डाउट्स लेकर कि हाँ, हमें डिस्कस करना है, हमें ये पूछना है, हमें ये जानना है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है। हम कंटिन्यू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को, विच इज थर्ड लेक्चर है। इसके बाद एक और इसका लास्ट लेक्चर होगा, देन ये जो चैप्टर है वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे, ब्रिटिश एम्पायर की बात हो रही है ये, ठीक है। उस समय जो ब्रिटिशर्स चेंजेस लेकर आए थे हमारी पढ़ाई में, है ना। उन्होंने, मतलब पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत एडमायर किया, है ना। जो मतलब स्कॉलर्स हुआ करते थे, उन्होंने बहुत एडमायर किया कि जो इंडिया का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, विच इज वेरी गुड, तो हमें उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। पर कुछ ब्रिटिशर्स ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये सब बेकार है, इसमें कुछ सिविलाइजेशन ही नहीं है, कुछ सिस्टम ही नहीं है ना। ये लोग ऐसे ही हैं, अजीब से, अनपढ़ से, कुछ इसमें, मतलब इसमें कुछ सीख नहीं रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग सिविलाइज नहीं हो रहे, हम इंडियंस लोग सिविलाइज नहीं हो रहे थे। आई थिंक हम लोग इंग्लिश पढ़ के ज्यादा सिविलाइज हो गए हैं। आई थिंक उसमें और भी ज्यादा अनसिविलाइज हो गए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो लर्निंग एजुकेशन है वो थोड़ी कम हो गई है, लर्निंग कम हो गई है हमारी, क्योंकि हम लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। अब ऐसा लगता होगा अगर आपको, शायद लिखने से हमारी नॉलेज ज्यादा बढ़ती है। एक्चुअली हमें यही सिखाया जाता है कि बच्चों लिखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। यही बोलते हैं ना मम्मी भी, टीचर भी, और फ्रेंड्स भी। भाई मैं तो लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूँ, पता है, तब मुझे याद होता है। इट इज जस्ट, मैं टाइम वेस्ट नहीं बोलूंगी, बट एक रिविजन हो जाती है, थोड़ा हाथ हमारा खुल जाता है। तो मेरे हिसाब से किसी भी चीज को एक या दो, एक बार ही लिख लेना इनफ होता है, अगर आप अच्छे से लर्न कर चुके हो तो फोकस करना है हमें किस पे? अपनी मेंटल लर्निंग पे, है ना। हम ध्यान कितना रख पाते हैं। अब देखो, आप खुद ही सोचो, पहले के लोग सारी चीजें याद रखते थे कि नहीं रखते थे, है ना। वो क्या, वो कहीं कभी देखा आपने, कभी सुना आपने कि कोई कोई चीज लिख रहा है, कोई रिटर्न फॉर्म में लिखा है, ठीक है, कि रिटर्न फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है, और मतलब ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सारी चीजें लिख के रखते हैं, है ना। हम नोट्स बनाते हैं कि भाई मुझे लिख के रखना है, और मुझे नहीं तो मैं भूल जाऊंगी या मैं भूल जाऊंगा। पर पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, है ना। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें, हमारे साथ होने लगी है ना। तो ये है इम्पैक्ट किसका? ये एजुकेशन सिस्टम है ना, ब्रिटिशर्स का, ये उसका इम्पैक्ट है। हमारी जो मेंटल लर्निंग है ना, जो मेंटल एबिलिटी, वो वीक हो गई है। हम अब दिमाग से कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाते, हमें पेन पेपर चाहिए सब चीजें सॉल्व करने के लिए। तो ये एक बैड इम्पैक्ट रहा हम सभी के ऊपर, आज तक है और आगे भी रहने वाला है। और आगे मैं कहती हूँ इससे भी बुरा होने वाला है। ठीक है, अभी भी फिर भी हम कुछ लर्न कर लेते हैं, बट पहले नहीं कर। आगे आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट दिस विल बी वर्स्ट। ठीक है, तो चलो, दिस इज मी भारती नीमकर, और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज का लेसन।
ठीक है, आप सभी बच्चे हमें जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पर, जिसका नाम है सत्य शिक्षा 6th 7th 8th क्लास। ठीक है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल। अब लोकल स्कूल के साथ क्या हुआ। अब ये एक रिपोर्ट है किसकी, विलियम एडम की। तो जो मिस्टर विलियम एडम है, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है इन्होंने। तो उस रिपोर्ट में ये कुछ अपने पॉइंट्स मेंशन करेंगे, है ना, किए हैं इन्होंने, जिससे हमें पता चले जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से चल रहा था इंडिया में, राइट। तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में कुछ क्वेश्चन है, वो क्या कि मतलब क्या आपको आइडिया है कि जो बच्चे थे, है ना, वो प्री ब्रिटिश इरा में किस तरीके से पढ़ते थे। आइडिया है हम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल। क्या वो स्कूल भी जाया करते थे या नहीं जाया करते थे, उन्हें घर पे पढ़ाया जाता था, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। थर्ड क्वेश्चन, इफ स्कूल थे तो फिर ब्रिटिश इरा में उन स्कूल में क्या हुआ था। लोकल स्कूल्स की बात ही कर रहे हैं ना आप लोग, की भारत में भी तो कुछ स्कूल बनाए गए होंगे। अब देखते हैं जबकि विलियम एडम की रिपोर्ट ने क्या हमें बताया। तो 1830 में जो विलियम एडम थे हमारे, ठीक है, वो एक स्कॉटिश मिशनरी के व्यक्ति थे, जिसको ब्रिटिशर्स बहुत सख्त मना करते थे कि भैया तुम अपनी मिशनरी यहाँ पर स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश सिस्टम हम लोग इम्पोज करना चाहते हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू इम्पोज योर मिशनरी हेयर। तो उन्होंने टूर किया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और बिहार। ठीक है, तो बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में वो गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने कंपनी से कुछ पूछा। ठीक है, रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स की, मतलब जो वर्नाकुलर स्कूल्स थे, यानी कि जो हमारी ही भाषा में स्कूल चल रहे थे, लैंग्वेजेस चल रही थी, उनका क्या हुआ, मतलब उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें दिखाओ। तो द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग। तो जो रिपोर्ट एडम ने बनाई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एडम ने ये पाया कि देयर वर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। 1 लाख पाठशाला थी। These were small institution and with no more than 20 student each. छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे और हर क्लास में सिर्फ 20 बच्चे हुआ करते थे। 20 बच्चे बहुत छोटा नंबर है। आज हमारी क्लास में कितने होते हैं? 50। 40 से 50 तो होते ही होते हैं। माइट भी नंबर ज्यादा भी बढ़ जाता है। अगर दो क्लासेस कंबाइन कर दी जाए तो 120 110 बच्चे। तो इतने बच्चों को एक साथ हैंडल करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। ठीक है, इसके बाद मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो वहां पढ़ रहे थे इन पाठशाला में, वो 20 लाख से ज्यादा थे। अब 1 लाख पाठशाला थी, ठीक है, तो 1 लाख पाठशाला में 20 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, ओके। तो ये जो इंस्टीट्यूशन थे ये वेल्दी पीपल ने सेटअप किए थे और लोकल कम्युनिटी ने सेटअप किए थे, है ना, ताकि जो हर समाज के बच्चे वहां पढ़ सके, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, जैसा भी सिस्टम था, तो हर टाइप के बच्चे वहां पढ़ सके। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर, मतलब वो उस टाइम पर टीचर नहीं स्टार्ट किए थे, जिनको हम गुरु कहा करते थे उस समय, गुरु, है ना, गुरु शिष्य चलता था ना, कि ये मेरे गुरु हैं और ये मेरा शिष्य है, राइट। तो गुरु शिष्य एक परंपरा थी जो आज तक चली आ रही है, बट उस परंपरा में कुछ खेद आ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आजकल बच्चे अपने टीचर्स को कुछ नहीं समझते। टीचर्स भी किसी हद तक कभी कभार कुछ गलत बिहेव कर देते हैं, जो शायद नहीं करना चाहिए, है ना। कभी कभार, बहुत रेयर केसेस हमने सुने होते हैं, बट शायद वो बच्चों से परेशान होके ही ऐसा स्टेप उठाते होंगे। है ना, बाकी बच्चे तो भाई बहुत तंग करते हैं। ठीक है, खैर, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल था। कैसे भी पढ़ो, ध्यान रखो, समझो, हर चीज को याद करना है, लिखना नहीं। क्योंकि उस समय पेपर तो नहीं बन पा रहा था। अगर बन पा रहा था तो दैट वाज नॉट फॉर द यूज ऑफ इंडियंस, तो ये बड़ी समस्या थी। ठीक है, फ्यू थिंग्स दैट एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन पाठशाला एट टाइम। तो वहां पर कुछ चीजें थी जो आज प्रेजेंट है, उस समय भी हुआ करती थी। तो देयर वर नो, उस समय क्या नहीं था, उस समय फिक्स्ड फीस नहीं थी, कितनी फीस देनी है। पर आज के समय पे सबकी फीस फिक्स करी हुई है। जो कम देगा उसे बच्चे को क्लास में ही बैठने नहीं देते, है ना। प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलती थी, आज मिलती हैं। सेपरेट स्कूल बिल्डिंग पहले नहीं होती थी, नहीं होती थी और आज भी होती हैं। पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, है ना। पहले बिल्डिंग नहीं होती थी, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी
बिल्डिंग नहीं होती थी, नहीं, 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 यहाँ नहीं होती थी। बिल्डिंग नहीं होती थी, एक लैंड होता था और वहाँ पे कुछ कुटिया बनी होती थी, मतलब छोटी-सी झोपड़ी जिसमें जो टीचर्स वगैरह होते थे, स्टूडेंट होते थे, वहाँ रहा करते थे। ठीक है? बेंचेस और चेयर्स नहीं हुआ करते थे, सभी लोग ज़मीन पे बैठा करते थे। ब्लैक बोर्ड्स नहीं होते थे। सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस नहीं हुआ करता था, सभी बच्चे साथ में बैठ के पढ़ा करते थे, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा। है ना? रोल कॉल रजिस्टर नहीं हुआ करते थे, मतलब अटेंडेंस रजिस्टर। है ना? एनुअल एग्जामिनेशन नहीं हुआ करते थे। उसी समय किसी न किसी रूप में किसी न किसी की परीक्षा ले ली जाती थी, कि हाँ, आपने ऐसा किया होगा, हाँ, आपने वैसा किया होगा। रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से क्लास ले ली जाती थी उस समय पे। है ना? तो ये डिफरेंस है कि अब पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, पर अभी ये चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है? आगे चलते हैं। इन सम प्लेसेस क्लासेस जो थी वो कहाँ होती थी? पहले बरगद के पेड़ के नीचे, बड़ा मजा आता है पेड़ के नीचे पढ़ने में। मैं भी जब स्कूल जाती थी तो कई बार क्या होता है, लाइट चली गई, है ना? गर्मी बहुत हो रही है, बच्चे नहीं सर्वाइव कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बच्चों को ले जाके ग्राउंड में बिठाइए, पेड़ के नीचे मस्त क्लास लीजिए, मजा आता था बहुत। तो दैट वाज अ रियल फील, है ना? मजा आता था। द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और अ टेम्पल, मतलब इस ऐसे जो टेम्पल है उसके कॉर्नर में बैठ के क्लास ले ली, है ना? किसी दुकान में या किसी कोने में, मतलब कहीं भी जगह मिल जाए हम लोगों को, या फिर जो गुरुजी हैं उनके घर पे, उनका बहुत बड़ा आश्रम हुआ करता था, तो वहीं बच्चे रहते हैं, वहीं बच्चे पढ़ते हैं, फिर आश्रम को कोई ना कोई कंटिन्यू करता था, है ना? तो ये इस तरह जगह पे क्लासेस हुआ करती थी। तो जो फीस थी वो डिपेंड थी इनकम ऑफ पेरेंट, कि भाई पेरेंट के पास कितना पैसा है। जो ज़्यादा अमीर थे भाई तो ज़्यादा पैसे दोगे, जो कम थे वो, जो गरीब थे उनको कम फीस उनसे ली जाती थी। तो टीचिंग वाज़ ओरल, ओरली चलता था, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और आपने वो एज़ इट इज़ अपने दिमाग में सेट कर लिया। अब आप नोट्स नहीं बनाओगे बैठ के उस समय, और अभी आप क्या करोगे, मैम नोट्स भेज दो, मैम आपने जो पढ़ाया था वो चीज़ मुझे भेज दो, मुझे लिखनी है, मुझे नोट करनी है एंड ऑल, फिर भी हम याद नहीं रख पाते। है ना? हम नहीं रख पाते याद एक्चुअली। तो हमारी जो मेमोरी है वो शार्प नहीं हो रही है, वो लूज़ हो रही है। कभी-कभार हम कहते हैं नहीं बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ी मेमोरी शार्प है। कोई शार्प-वार्प नहीं है, सब बराबर है। कोई ज़्यादा अच्छा रट्टा मारता है, कोई कम अच्छा रट्टा मारता है, कोई बिल्कुल भी रट्टा नहीं मार पाता। बस यही 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर आप समझते हो कि आप अच्छा रट्टा मार के यू बिकम इंटेलिजेंट, आपकी शार्प मेमोरी है तो सॉरी, आपकी शार्प मेमोरी नहीं है। ठीक है? रट्टा मारना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो उस समय ओरल टीचिंग होती थी, गुरु डिसाइड करते थे कि पढ़ाना क्या है, किस हिसाब से, स्टूडेंट्स की ज़रूरतों के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस। तो एक ही जगह पर सब बैठते थे, और जिस जब टीचर को लगता था, गुरुजी को लगता था कि इस बच्चे की शिक्षा पूरी हो चुकी है, तो उसको उसके घर पे भेज दिया जाता था। ठीक है? और जिसकी शिक्षा अधूरी है, कम रह गई है, उसको और पढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसको रोक लिया जाता था। बस यही होता था। ठीक है? अब तो सभी लोग साथ में पास होते हैं क्लास के अंदर। जो गुरु थे इंटरैक्ट करते थे सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। तो अलग-अलग लर्निंग के हिसाब से, जैसे मतलब बच्चे कुछ इंटेलिजेंट हैं तो उनसे अच्छी बातें की जाती थी, मतलब स्मार्ट जो हुआ करते थे, तो उनसे उच्च दर्जे की बातें की जाती थी। जो बच्चे थोड़े मीडियम एवरेज हुआ करते थे मेरी तरह, उनसे एवरेज बातें की जाती थी। ठीक है? हम मोस्टली जो बच्चे हैं 80% किड्स आर एवरेज, ठीक है? और 20% में इंटेलिजेंट आते हैं और बेवकूफ। बेवकूफ मैं नहीं बोलूँगी, इंटेलिजेंट और जो फूल कह सकते हैं, जो अपने आप को फूल दिखाते हैं या समझते हैं, बट एक्चुअली उन्हें अपनी पावर्स नहीं पता कि व्हाट पावर्स और व्हाट टैलेंट दे हैव। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट से भी सुपर इंटेलिजेंट है। ठीक है? बट मोस्ट बच्चे जो 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो एवरेज होते हैं, और एवरेज स्टूडेंट होना मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है? अगर आप समझते हैं कि भई हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है आप एवरेज हो, क्योंकि एवरेज बच्चों को ना कभी घमंड नहीं होता। सीधी सी बात है, भई हमें ना इतना आता है, ना हमें कम आता है, ना हमें ज़्यादा आता है। हमें जो पढ़ाओगे हम समझ लेंगे, और यही बच्चा आगे प्रोग्रेस कर सकता है। इंटेलिजेंट बच्चा प्रोग्रेस कम ही चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट बच्चा कुछ सीख ही नहीं सकता, उसके हिसाब से तो ऐसा होता है ना? मुझे तो सब आता है मैम।
इसीलिए तो एवरेज इज द गुड थिंग। तो एडम ने डिस्कवर किया दैट फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड। तो जो लोकल स्कूल्स थे उनको फ्लेक्सिबल सिस्टम सूट करता था, उनको किसी हार्श स्कूलिंग की जरूरत नहीं थी। जैसे कि क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। जो गांव में बच्चे पढ़ा करते थे, जब कटाई होती थी खेती की, जब खेत काटे जाते थे, तो उस समय क्लास नहीं ली जाती थी, क्योंकि सभी को खेतों में काम करना होता था। ये एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी। तो पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। तो वापस से स्कूल स्टार्ट हो जाता था। जब ये जो 2 महीने की छुट्टी क्यों पड़ती है हमारी, पता है? इसीलिए पड़ती है, उस समय फसल की कटाई होती है भैया, है ना? जब ये जो फसल पक जाती है हम लोगों की, कौन सी गेहूं की फसल है, देखो गेहूं की फसल काट रहे हैं, जब गेहूं की फसल कट जाती है तो उसके बाद कटाई चलती है और फिर नई फसल बोई जाती है। इसीलिए 2 महीने की छुट्टियां पड़ती है। उनको हम आप हार्श समर्स कह लो, ठीक है, या फिर लू का सिस्टम कह लो। अब तो काफी रीजंस हो गए हैं छुट्टियां देने के, पहले बट यही रीजन हुआ करता था। ठीक है, दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिली कुड स्टडी। तो इसका मतलब ये था कि सभी जो किसानों के बच्चे हैं भाई वो भी पढ़ सकते हैं, उन्हें मार्जिनलाइज नहीं किया गया। ठीक है, अब एक विलेज पाठशाला के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। जो पेंटिंग आप देख रहे हो एक डच पेंटर ने बनाई है, ठीक है, जिनका नाम था फ्रैंकोइस सेल्वन। ठीक है, जो कि भारत में आए 18वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, और उन्होंने एक एवरीडे लाइफ की एक पेंटिंग ड्रॉ करने की कोशिश की, जो कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें जो एक ब्राह्मण है वो खड़े हुए हैं, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और पीछे एक स्कूल बनाया हुआ है। ठीक है, अब कुछ नए रूल्स और कुछ नए रूटीन्स लाए गए स्कूल में। अप टू जब 19th सेंचुरी, मतलब जो मध्य 19वीं शताब्दी चल रही थी, तो कंपनी का एक कंसर्न था कि प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन, की यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन तो चल रही है पर यहाँ हायर एजुकेशन नहीं है, और हमें तो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश भी लॉन्च करने वाले हैं, है ना? ये इनका कंसर्न था। और जब हम इंग्लिश लैंग्वेज लॉन्च करेंगे तो उसमें हायर एजुकेशन जरूर चाहिए, है ना? अब हायर एजुकेशन अगर हमें चाहिए होगी तो बच्चों का बेसिक एजुकेशन लेना भी बहुत जरूरी है। सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो वहां पर अंग्रेजों ने अपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाई कि भैया हम प्राइमरी स्कूल्स में कुछ इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं, उन्होंने चलने दिया उसको वैसे ही। तो 1854 के बाद ये जो आप 1854 में जो कंपनी थी उन्होंने डिसाइड किया टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर सिस्टम, कि भैया हम जो वर्नाकुलर सिस्टम है इसको बदलेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर ये फील किया कि दिस कुड बी डन इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन। अगर हम सिस्टम से इंट्रोड्यूस करें किसी चीज को, है ना, इम्पोज करें रूटीन की, मतलब रेगुलरली ऐसा होना चाहिए तभी कोई चीज हैबिट में आएगी, है ना? एस्टेब्लिशिंग रूल्स, कुछ कुछ नए कानून से बना देने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये तो कानून बन गया है तो इसे फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन। फिर आप इंस्पेक्शन के लिए जाओ, जैसे मैम टेस्ट लेती है ना स्कूल में कि वीकली टेस्ट चल रहे हैं या यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, मंथली टेस्ट चल रहे हैं, फिर एक एग्जाम होता है तो पता चलता है बच्चा एक्चुअली कर क्या रहा है। तो एक इंस्पेक्शन चल रही थी कि हम चेक करने आएंगे कि भैया आप रूल्स वगैरह सब फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर ये दोनों बच्चे पूछते हैं कि व्हाट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक। फिर कौन से मेजर, कौन कौन से स्टेप कंपनी ने लिए, है ना, और ये किस तरीके से किया गया, तो देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इट अपॉइंट अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, ने गवर्नमेंट पंडित्स को उठाया। ठीक है, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 और 5 स्कूल। तो एक पंडित को 4 से 5 स्कूल हैंडल करने हैं। जैसे कि आप प्रिंसिपल करते हैं ना, एक स्कूल पूरा हैंडल करते हैं, तो पहले एक पंडित 4 से 5 स्कूल्स को हैंडल करता था। उसके बाद जो टास्क होता था पंडित का वाज द विजिट टू पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। अब वो वहां पर जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, और इंस्पेक्शन करने के बाद वो देखेंगे कि वहां पर अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं टीचर आपको ऐसे पढ़ाना है, नहीं गुरुजी आपको ऐसे पढ़ाना है, तो वो वहां को करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट एंड टेक क्लासेस रिकॉर्डिंग टू रेगुलर अकॉर्डिंग टू सॉरी रेगुलर टाइम टेबल। अब उनको ये कहा गया कि भैया पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनाओ, यानी कि बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। हमने हर चीज अब वापस से क्या करनी शुरू कर दी, नोट करनी शुरू कर दी, और जो क्लासेस थे वो टाइम टेबल के हिसाब से लानी शुरू कर दी। अब हमारा क्या चलता है, टाइम टेबल चलता है ना स्कूल्स में,
फिर क्या हुआ, टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब जो चल रहा है प्रोसेस वही, अब हम बुक से पढ़ते हैं, उस समय मतलब पढ़ने लगे और आज तक भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। फिर हमारे एग्जाम्स होने लगे, तो एग्जाम्स वाज द बेटेस्ट थिंग, है ना। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी। अब स्टूडेंट्स को कहा जाने लगा आप हर महीने फीस पे करोगे, ठीक है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे, ठीक है, अपनी फिक्स सीट पर बैठोगे, उसके बाद ओबे दी रूल्स, न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, जितने भी नए रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना। फिर पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। अब जो पाठशाला सपोर्ट मतलब फॉलो करती थी ये सारे रूल्स, ये सारे जो रेगुलेशंस नए निकाले गए, तो कंपनी उनको पैसे देती थी कि चलो तुमने अच्छा काम किया और तुम्हें हमारी तरफ से एक ग्रांट मिलेगा। तो दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। अब जो उनके साथ काम नहीं कर, उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था, उनका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो ये तो मतलब भेदभाव होने लगा ऑब्वियसली। तो ओवर द टाइम जो गुरु जी हुआ करते थे उस समय, हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, वो चाहते थे कि जो हमारे इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहे, हमें किसी के अंडर नहीं आना, क्योंकि ये जानते थे कि बच्चों को पढ़ाना क्या है ना। तो उन्होंने ये पाया कि डिफिकल्ट है compete करना, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और जो रेगुलेटेड पाठशाला है, हम लोग ऐसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा है किसका, ब्रिटिश सरकार का। जो नए रूल थे, है ना, और जो रूटीन थे हैड अदर कॉन्सिक्वेंसेज। अब इनके कुछ अलग रिजल्ट निकल रहे थे, वो क्या, इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिली हैड बीन एबल टू गो पाठशाला। अब जब से टाइम टेबल, तब टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था तो सब बच्चे स्कूल जा सकते थे। अब टाइम टेबल फिक्स हो गया, ठीक है, फीस फिक्स हो गई, सीट फिक्स हो गई, तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन होने लगा है, सबकी अटेंडेंस लग रही है कि भाई मैं गया था, है ना। तो अब जो हार्वेस्ट के टाइम पर जो बच्चे, जो किसानों के बच्चे हुआ करते थे, उन्हें खेतों में काम करना पड़ता था, वो मिसिंग हो गए, है ना। अब देखो यहाँ गुरुजी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो अब बच्चे यहाँ कम हो गए हैं, तो इनडिसिप्लिन दिखने लगा एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। अब उन्हें लगा कि ये बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। जो बच्चे एब्सेंट है, हम मैम ये बोलती है ना स्कूल में, क्लास में, कि देखो इन बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, रोज एब्सेंट रहते हैं, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना मैम। तो यहाँ भी यही एक चीज देखी गई कि ये बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, दैट मीन्स ये पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एजेंडा क्या था, मतलब क्या मोटिव था नेशनल एजुकेशन का। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट द इंडियन एजुकेशन इन इंडिया। मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं सोचते थे, उनके अलावा और भी बहुत लोग थे जो एजुकेशन के बारे में, भारत की एजुकेशन के बारे में सोचते थे। वो ये तीन व्यक्ति थे, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी कई थिंकर्स थे, ठीक है, जो अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते थे भारत के, और वो एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे थे बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्केल पर, राइट। तो इम्प्रेस विद द डेवलपमेंट इन यूरोप, मतलब जो यूरोप में डेवलपमेंट्स हुई उससे इम्प्रेस होकर कुछ इंडियंस ने ये सोचा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भारत को ना मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगी, यानी कि भारत को नया बनाने में मदद करेगी। ऑब्वियसली हम ये सोचते हैं। तो उन्होंने अर्ज किया, ब्रिटिशर्स को बोला कि और स्कूल्स खोलिए, ये शायद कॉलेजेस खोलिए, यूनिवर्सिटीज खोलिए, और ज्यादा पैसे स्पेंड कीजिए एजुकेशन पे, क्योंकि ये हमारे देश को मॉडर्नाइज बनाएगी, नया बनाएगी, अलग बनाएगी, और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। अब बहुत सब अगेंस्ट थे कि भैया हम लोग नहीं मतलब फॉलो करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन को, जिसमें से गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर कुछ इंडिविजुअल्स थे। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन जो है हैज एनस्लेव्ड अस। अब ये गांधी जी कहते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हम सबको गुलाम बना लेगी, है ना। तो महात्मा गांधी का ये एक आर्ग्यूमेंट था कि इंग्लिश एजुकेशन हम लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए। तो इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। तो जो हम पढ़ने के बाद, अच्छा पढ़ने के बाद हम क्या यही सोचते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो हमसे ज्यादा सुपीरियर है और जो हमारा कल्चर है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, क्या हम ऐसा सोचते हैं? ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, है ना। हम यही सोचते हैं ना, लंदन में कितना अच्छा स्कूलिंग होती है, अमेरिका में कितनी अच्छी स्कूलिंग होती है, बच्चे स्कूल की ड्रेस में नहीं जाते, घर की ड्रेस में जाते हैं, है ना। और वहां पे बहुत कम एज में स्कूलिंग खत्म हो जाती है, फिर उनका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है,
है ना? और सब लोग बहुत मजे करते हैं, हमारा कितना गंदा स्कूल है, हमें ड्रेस पहन के जाना पड़ता है, दो चोटी बना के जाना पड़ता है ना? यही सब सोचते हैं ना हम लोग। बट ये बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली हम ऐसा ही सोचते हैं। और इसने जो हमारा खुद का कल्चर है उसे खत्म कर दिया है। हम कहते हैं कि हमारा आप बेकार है, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा भी वैसे ही हो जाना चाहिए। वो एकदम गलत है। आप जो कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, वो सबसे अच्छा है और सबसे अलग है। ठीक है? तो गांधी जी कहते हैं कि देयर वाज अ पॉइजन इन द एजुकेशन, सेड महात्मा गांधी। इट वाज सिंफुल, इट एंस्लेव इंडियन, इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम। तो गांधी जी कहते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इसमें पॉइजन है, ये सिंफुल है, ये पापी भाषा है, ये हम भारतीयों को ये गुलाम बना लेगी। मतलब इस भाषा ने हमारे ऊपर एक जादू कर दिया है जो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है? तो चार्म्ड बाय द वेस्ट, यानी कि हम अट्रैक्ट हो गए हैं जो वेस्टर्न भाषा है उससे, और हम अप्रिशिएट कर रहे हैं एवरीथिंग, सब कुछ जो भी वेस्ट से आ रहा है। जैसे कि इंडियन एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। अब जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे इनके स्कूल्स में, वो ब्रिटिश रूल को एडमायर कर रहे थे कि देखो कितना अच्छा सिस्टम है, बट ऐसा नहीं था। है ना? महात्मा गांधी वांटेड ऑन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियन रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो गांधी जी चाहते थे कि जो इंडियंस है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और जो उनकी रिस्पेक्ट है ना, वो मेंटेन रहे, डिग्निटी मेंटेन रहे, वो ब्रिटिशर्स के आगे झुके नहीं। तो जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, तो उन्होंने स्टूडेंट से अर्ज किया, उनको बोला कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं आप इनको छोड़ दीजिए। है ना? इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश इंडियन दे वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। हम लोग और गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं। अब हम आजाद, एक तरफ हम आजादी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनके स्कूल्स में जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे आजाद होंगे? है ना? तो महात्मा गांधी स्ट्रांगली, उनको ये लगता था कि जो इंडियन लैंग्वेज है ऑट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग, तो भारतीय भाषाओं में ही सभी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। एजुकेशन अब इंग्लिश में क्या है, ये क्या करती है इंग्लिश की एजुकेशन? भारतीयों को क्रिपल करती है ना? डिस्टेंस्ड फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग, हमें अपनी सराउंडिंग से अलग करती है। फिर मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड, हमें स्ट्रेंजर बना देती है ना। अब हमें देखो क्या लगता है, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या देखते हैं कुछ ऐसे बच्चों के बीच में जाते हैं जिनको इंग्लिश आती है, हमें नहीं आती, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हमें लगता है यार हमें इंग्लिश नहीं आती। और वो जो इंग्लिश बोलता है वो क्या सोचता है, अरे मुझसे ज्यादा अंग्रेज कोई नहीं है यहाँ पे। है ना? हाउ चीप, कांट यू स्पीक इंग्लिश? है ना? मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, अच्छा तुझे इंग्लिश नहीं आती, ओह गॉड। अरे भाई तुम भारत में रहते हो, हिंदी बोलो ना। है ना? इंग्लिश क्या है कि ये एक मीडियम है जो आजादी के बाद हम, हमारी सरकार ने क्या डिसाइड किया कि हम इंग्लिश यूज करेंगे फॉर ऑफिशियल यूज। है ना? हम इसे नहीं चाहते कि ये परमानेंटली मेंशन की जाए। ठीक है? तो स्पीकिंग इन फॉरेन टंग डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, तो मतलब ये कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे थे बच्चे, मतलब लोगों को मतलब बहुत अजीब लग पा रहा था। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ओरल नॉलेज पे नहीं इतना एम्फेसाइज करती जितना राइटिंग पे करती है। तो हम लोग वैल्यू कर रहे हैं किसको, टेक्स्ट बुक को। है ना? रेदर देन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है हम लोगों को, हम किताबी कीड़े बन चुके हैं। हमें अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देना कि मैम ये तो बुक से बाहर आया, अरे बुक से बाहर तो आएगा ही, आगे की लाइफ तुम्हारी प्रैक्टिकल होने वाली है, बुकिश होने वाली है ना? उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि एजुकेशन ought टू बी डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल। जो पढ़ाई है वो हमारे दिमाग को, हमारी आत्मा को वो मतलब क्या करती है, डेवलप करती है, उसे बढ़ाती है आगे, ना कि उसे बांधती है। महात्मा गांधी एक बार और कहते हैं, एक बात और कहते हैं, वो ये कि उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन इज ऑट टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल, जैसे माइंड बॉडी स्पिरिट, उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाती है ना? लिटरेसी, लिटरेसी क्या होता है, सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट। है ना? पर ये एक पढ़ाई काउंट नहीं होती। पढ़ाई का मतलब क्या है, आपकी एजुकेशन, आपके जो वैल्यूज हैं, आपका जो सिस्टम है, आपको वो पता होना चाहिए। तो लोगों को वर्क विद देयर हैंड, काम से, हाथ से ही काम करना पड़ेगा। है ना? क्राफ्ट सीखनी चाहिए। ठीक है? नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। अब देखो हम कितना भी पढ़ लें, ठीक है, आप कभी जॉब के लिए जाओगे, आप कितना भी पढ़ लो, आप कितने भी पीएचडी कर लो,
ठीक है? आपको जॉब तो मिल जाएगी बट यू मस्ट नो सम स्किल्स। आप बिना स्किल के कहीं काम ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने पीएचडी कर लिया, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, दैट मीन्स यू आर नॉट एप्लीकेबल टू द जॉब। अरे इसको तो लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, ये कैसे काम करेगी या करेगा? तो इसलिए स्किल सीखो। हमेशा आपको ये कहा जाता है जब भी आप स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यू शुड लर्न सम स्किल, ताकि वो फ्यूचर में आपके लिए काम आए, है ना? ये आपका माइंड डेवलप करती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। अब देखो ये महात्मा गांधी जी बैठे हैं और कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ बैठी हैं साथ में, और रविंद्रनाथ टैगोर जी बैठे हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स के साथ शांति निकेतन में। ये 1940 का फोटो है। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन खत्म नहीं हुआ है, बस वन थर्ड और टू थर्ड पूरा हो गया है। ठीक है? नहीं, टू थर्ड नहीं, थ्री फोर्थ पूरा हो गया है। तो उसका जो वन फोर्थ पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि लर्निंग क्या है। ठीक है? तो किताबी कीड़ा बनने से अच्छा ना कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे भी ध्यान दिया करो। ठीक है? चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, समझे। ठीक है? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मुझसे ग्रुप में पूछो। ठीक है? आई एम हेयर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।